हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमित वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में सेल बायोलॉजी के बारे में, यानी सेल के बारे में। सेल क्या होती है, सेल के कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सेल किन-किन चीजों से मिलकर बनी होती है और डिफरेंट टाइप की सेल्स के बारे में भी बात करेंगे, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए दोस्तों, हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोलॉजी के बारे में। व्हाट डू मीन बाय साइटोलॉजी? सबसे पहले देखते हैं साइटोलॉजी। साइटो मीन्स होता है सेल, लॉजी मतलब साइंस। तो सेल की स्टडी का जो साइंस होता है उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी सिनोनिमली एक ही वर्ड होते हैं। अगर हम बात करें साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी क्या होते हैं, क्या दोनों डिफरेंट होते हैं? नहीं जी, दोनों सिमिलर वर्ड है। साइटोलॉजी कह लो या सेल बायोलॉजी कह लो, दोनों एक ही वर्ड्स हैं। तो यहां पर अगर बात करें दोस्तों, यहां पर अगर साइटोलॉजी में अगर देखें तो ये इसमें हम सेल का स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ जो सेल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सेल बायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, तो सेल जैसे कि आपको पता है, सेल हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट होती है, चाहे वो स्ट्रक्चरल कह रहे, चाहे वो आपका फंक्शनल कह लें। तो फंडामेंटल यूनिट मींस हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनती है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम तैयार होता है और सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। तो यहां पर हम लोग सेल थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ बात करेंगे आपके डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि सेल में बेसिक जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, आप देख देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो ये आपका सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये आप क्या क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए, सेल में अगर ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करें या सेल के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, अब आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है। अभी मैंने ऑर्गेनल्स वर्ड यूज किया, तो ऑर्गेनल्स का मतलब तो हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, उसी तरीके से सेल भी जो होती है, सेल किससे बनी होती है? कुछ ऑर्गेनल्स से बनी होती है। मतलब सेल के जो कंपोनेंट्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, और इसके अलावा भी कई तरह के ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? सेल के ऊपर। सेल किस तरीके की है। प्लांट सेल होगी तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं या फिर कुछ ऑर्गेनेल्स कम हो सकते हैं, मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल का अगर कंपैरिजन करें। उसी तरीके से यदि हम बात करें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन करें, तो वहां पर ह्यूज डिफरेंस होता है ऑर्गेनेल्स के बीच में, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, हम इसको देखते हैं। इसमें ये जो हम देख रहे थे कि जो कि आपका जो सेल बायोलॉजी है, बेसिकली अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, अगर देखें इस पर चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री पर चलते हैं, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है टर्म सेल, सेल का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको कोशिका बोलते हैं और इंग्लिश में इसको सेल बोलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री पर बात करेंगे। हम बात करेंगे सर रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक जो वो फर्स्ट व्यक्ति थे, फर्स्ट पर्सन थे, वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल को देखा। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, उन्होंने सेल को देखा भी और नहीं भी देखा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, आप एक तरफ कह रहे हो कि देखा और एक तरफ नहीं भी देखा। तो दोस्तों, इसका मैं क्लियर करना चाहता हूं, एक्चुअल में क्या था। रॉबर्ट रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने सेल को एनालाइज किया माइक्रोस्कोप की हेल्प से। उन्होंने क्या किया कि जो कॉर्क सेल्स थी उसका जो कह सकते हैं टीएस काटकर उनको देखा माइक्रोस्कोप में। तो उन्होंने उनको ऐसे हनीकॉम्ब में जो होते हैं, हनीकॉम्ब में इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, आपने देखा हो इस तरीके का हनीकॉम्ब होता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर उन्होंने देखे। तो ये उन्होंने देखा यहां पर, ये एक तरीके से क्या है, आपका एक कोष्ठ जैसा है। सेल होती है, सेल का मतलब क्या होता है अगर हिंदी में बात करें? सेल का मतलब होता है कोष्ठ, एक खाली जगह, एक एम्प्टी स्पेस। हाँ जी, वास्तव में खाली जगह थी ये। क्यों थी? क्योंकि यहां पर इन्होंने जो देखा था वास्तविकता में सेल वॉल को देखा था इन्होंने। ओके, प्लांट सेल को देखा और प्लांट सेल में भी सेल वॉल को देखा। अंदर जो कुछ था वो क्या था? डेड प्रोटोप्लास्ट, डेड प्रोटोप्लास्ट था। कैसा था दोस्तों? डेड प्रोटोप्लास्ट था। और इस डेड प्रोटोप्लास्ट के कारण वो हम उनको ये लगा कि सेल इसमें एक तरीके से क्या होगा कि इनको एक तरीके से चैम्बर के जैसा दिखाई दिया।
एक कोष्ठ के जैसा दिखाई दे, इसलिए नाम उन्होंने सेल दे दिया। अगर वास्तविकता में अगर सेल, अगर वो लाइव सेल को देखते, सपोज करिए, तो उसको सेल नाम नहीं देते, क्योंकि आपको पता है जब जो सेल अगर मान लीजिए लाइव होती, तो यहाँ पर एकदम से आपको भरी हुई जगह दिखाई देती, ऐसा ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई देती। उनको जो ट्रांसपेरेंट दिखाई दिया, उन्होंने इस तरीके से देखा हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर है और बीच में खाली जगह है, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट डेड हो गया था, उसके कारण वो खाली जगह बन गई थी। लेकिन नाम तो नाम है, नाम दे दिया गया उन्होंने। तो रॉबर्ट हुक ने 1667 में सबसे पहले टर्म सेल दिया, कोशिका नाम दिया गया। और इन्होंने इन्होंने कॉर्क सेल से जो थी आपकी कॉर्क सेल से जो उसकी ट्रांसफर सेक्शन को देखा, और उसके बेस पर उन्होंने इसको नाम क्या दे दिया, सेल नाम दे दिया। ओके। अब वास्तविकता में अगर हम बात करें, थोड़ा सा ये तो जनरल बात होगी, शुरुआती बात हो गई कि सबसे पहले सेल किसने देखी, और सेल में देखा भी क्या देखा, सेल ना देखकर कुछ और देख लिया, लेकिन नाम शुरू हो गया। तो यहां पर एक नाम दे दिया गया कि ये सेल होती है जिससे मिलकर आपका डिफरेंट टाइप के टिश्यूज बनते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। जो मैंने आपको बताया कि वास्तविकता में जो हुक सर थे, सर हुक ने उन्होंने क्या देखा था, क्लोजली पैक्ड लिटिल बॉक्स देखे थे जिनमें थिक वॉल थी, वो सेल वॉल थी वास्तविकता में। और ये सेल जो थी जस्ट लाइक द सेल इन दी हनीकॉम्ब और प्रिजन की जो सेल थी रहते हैं, जो कैदियों के लिए सेल होती है, उसके जैसा दिखा था, इसलिए नाम उन्होंने सेल दे दिया। तो उन्होंने उन्होंने इसका जिक्र जो अपनी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया, उन्होंने उसमें इस चीज का जिक्र किया था उन्होंने। चलिए तो आगे देखते हैं हम। वास्तविकता में फैक्ट के बारे में बात करें तो उन्होंने क्या देखा था, वॉल ऑफ द सेल वॉल ऑफ द डेड प्लांट सेल। चलिए इस तरीके से उन्होंने देखा था, ये पहला माइक्रोस्कोप था, इसकी हेल्प से उन्होंने ये कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन किया था। और इसके बेस पर, इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर एक कह सकते हैं हिस्ट्री बदली, एक नाम दिया गया। जो सेल बायोलॉजी इतना बड़ा नाम है, सेल बायोलॉजी, उसमें जो सेल जो शब्द जुड़ा हुआ है, जो वर्ड जुड़ा हुआ है, यहां से ओरिजिनेट होकर आया, इस डायग्राम से ओरिजिनेट होकर आया। और ये टूल था, जिस टूल की हेल्प से उन्होंने देखा उसको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ चलते हैं। अब यहां पर सेल के बारे में बात करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा मैं और इनपुट देना चाहता हूं, हालांकि बात इस पर भी करेंगे आगे आगे भी। एक और साइंटिस्ट आए, एवी लीवनहॉक। उन्होंने सबसे पहले जो सेल देखी वो लाइव थी। इन्होंने जो सेल देखी सर रॉबर्ट हुक ने, वो सेल कैसी थी, डेड थी। लेकिन एवी लीवनहॉक ने जो सेल देखी वो कैसी थी, लाइव थी। उन्होंने डिफरेंट टाइप की सेल की स्टडी की, जैसे आरबीसी के बारे में, बैक्टीरिया सेल के बारे में देखा, स्पर्म सेल को देखा, और भी ढेर सारी सेल देखी। और मतलब लाइव सेल देखने का श्रेय जो जाता है, सबसे पहले वो जाता है एवी लीवनहॉक को। ओके। तो अब सेल के बारे में बात करने, सेल का नाम तो दे दिया, लेकिन सेल के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि सेल होती क्या, हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होती है। जिस तरीके से अगर हम बात करें, जैसे हमारी जो जैसे घरों की बिल्डिंग, जैसे हमारा जो घर, जिस घर में हम रह रहे हैं, तो उसकी बिल्डिंग आपने देखा ब्रिक्स से बनी हुई है, ईंट लगी हुई है उसमें। तो ईंट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग। उसी तरीके से हमारी बॉडी का अगर बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में बात करें, तो हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो सेल होती है। तो सेल के अंदर जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी रिएक्शंस होती है, जो कुछ भी एक्शन होती है, वो हमारी बॉडी में शो होती है। क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे हैं, सपोज मैं हाथ हिला रहा हूं, इस तरीके से आपको समझा रहा हूं, तो ये काम मैं कौन कर रहा है, सेल कर रही है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेल है। मैं बोल पा रहा हूं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेल है। आप सुन पा रहे हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेल है। तो मतलब कह सकते हैं कि एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों ही फंक्शंस के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो वो सेल रहती है। सेल का जो कलेक्टिव फंक्शंस होता है, वो हमारी बॉडी में दिखाई देता है। हम चलते हैं, वो सेल के कारण है। हम खेलते हैं, वो सेल के कारण ही होता है। हम लिखते हैं, वो सेल के कारण है। हम सोचते हैं, वो सेल के कारण है। तो हर क्रिया, हर जीवधारी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी क्रिया करता है, जो भी प्रक्रिया करता है, जो भी एक्शन करता है, जो भी रिएक्शन करता है, उसके लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सेल है। तो हम कह सकते हैं कि सेल इज द बेसिक और सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि जिसके कैरेक्टरिस्टिक हमारी लाइफ में एक्सप्रेस होते हैं, बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं हम, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है? तो यहां पर देखिए, हर किसी कोई भी साइंस हम पढ़ते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कंसेप्ट डेवलप किए जाते हैं। पहले कुछ फंडामेंटल्स जो कह सकते हैं स्टेटमेंट्स रहते हैं, और जो हालांकि एक्सपेरिमेंट के बेस पर एक्सपेरिमेंट के ऊपर बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए जाते हैं। तो यहां पर भी कुछ सेल के बारे में कुछ कंसेप्ट दिए गए, उनको कलेक्टिवली हमने सेल थ्योरी नाम दिया। जैसे कि सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइक स्ट्रक्चरल यूनिट और आपकी फंक्शनल यूनिट, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या होती है? आपकी सेल होती है। तो सभी के सभी जितने भी जीवधारी हैं, जीवित हैं, ये सभी जीवित जीवधारी हैं, जितने जैसे मैं, आप, ये वो सभी के सभी जिनके अंदर जान है, चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, सोच सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, डाइजेशन कर सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं, या फिर कोई भी लोएस्ट एनिमल हो जिसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हो, मतलब जो जीवित है वो सेल से मिलकर बना है। और जो अजीवित है उसमें सेल नहीं होती। देखिए तीन चीजें होती हैं, सजीव, निर्जीव और अजीवित। सजीव मतलब क्या है? कि लिविंग थिंग्स, जैसे मैं और आप। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जैसे प्लास्टिक, ये पेन है, नॉन लिविंग है। और एक होता है डेड, जो पहले लाइव था लेकिन बाद में जाके डेड हो गया, बाद में जाके उसके अंदर से जान चली गई। जैसे वुड, लकड़ी है, लकड़ी को आपने पेड़ से काट कर ले आए तो वो क्या हो गया? वो डेड हो गया। पहले लाइव था, पेड़ के साथ में था, लाइव था, लिविंग पेड़ के साथ में था, लिविंग ट्री के साथ में था, तो लाइव था, लेकिन आपने काट के उसको अलग कर दिया, तो मतलब वो कैसा हो गया? डेड हो गया, नॉट नॉन लिविंग। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी के सभी किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेल जो होती है अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होती है, अपने मदर सेल से डेवलप होती है। मदर सेल में डिवीजन होता है, चाहे वो माइटोसिस डिवीजन हो, चाहे वो मियोसिस डिवीजन हो, और उस सेल डिवीजन के थ्रू मदर से डॉटर सेल डेवलप होती है, और जो इंफॉर्मेशन मदर सेल की इंफॉर्मेशन डॉटर सेल में ट्रांसफर होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, सेल थ्योरी के तीन इंपॉर्टेंट बेसिक कह सकते हैं कंसेप्ट हैं। सबसे पहला कंसेप्ट मैं फिर से बोलना चाहूंगा, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, या कह सकते हैं एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। कुछ इसमें यूनिसेलुलर भी होंगे, कुछ इसमें मल्टी सेलुलर भी होंगे। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होती है, वो सिंगल सेल में जितनी रिएक्शन होती हैं वो सब उसकी लाइफ के लिए जरूरी है। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे यहाँ क्या होता है? हमारी सेल्स में वर्क का डिवीजन है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की सेल अलग वर्क करेंगी, लिवर सिस्टम की सेल अलग वर्क करेंगी, ब्रेन की सेल अलग वर्क करेंगी। तो यहाँ पर श्रम विभाजन है, वर्क डिवीजन है यहाँ पर, जो आपके कहते हैं हायर एनिमल्स में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या हो, चाहे सिंगल सेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? कि दोनों के दोनों सेल से मिलकर बने हैं, दोनों कोशिका से मिलकर बने हैं। कोशिका के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है जो इनको बना सके। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपकी सेल है प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होगी, कहीं हवा में नहीं आ जाएगी, कैसे आसमान से गिर गई पता चला सेल, ऐसे नहीं होगा। हमेशा सेल पहले से बनी हुई सेल से ही डेवलप हो सकती है। ये आपका सेल ऑफ जो जो आपका ई सेलुला, ओमनी सेलुला, ई सेलुला कंसेप्ट से लिया गया है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखिएगा, ओमनिस सेलुला, ई सेलुला। तो ओमनिस सेलुला, ई सेलुला का मतलब क्या होता है? कि जो आपकी सेल है वो पहले से बनी हुई सेल से ही बनेगी। चलिए, तो यहां पर सेल थ्योरी की बात हो रही है, तो हमने रॉबर्ट हुक का नाम लिया। तो रॉबर्ट हुक ने बता दिया कि आपका जो सेल होती है, एक जिससे जो आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, और दो तरह के उसके बेस पर, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर हम आते हैं, सेल थ्योरी जिस पर हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो यहां पर दो साइंटिस्ट जिनका नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है हमारे इस सेल बायोलॉजी फील्ड में या साइटोलॉजी फील्ड में, थियोडर स्वान और मैथ्यूस स्लीडन। इस समकालीन थे दोनों, लगभग लगभग इनका अगर देखें, इनका जो वर्क था वो एक साथ इन्होंने पब्लिश किया। सबसे पहले स्लीडन ने जो थ्योरी दी उसको प्लांट सेल थ्योरी के नाम से पब्लिश हुआ। उन्होंने बताया था कि जितने भी प्लांट होते हैं वो सब सेल से कंपोज होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। ये ठीक एक साल बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए,
थियोडर स्वान, उन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी के सभी भी सेल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इन्होंने एक बात और ऐड ऑन कर दी, इन्होंने बोल दिया कि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है। वो सेल थ्योरी का हालांकि वो हिस्सा नहीं था, लेकिन इन्होंने जो एडिशनल जो था, कह सकते हैं कि इनका जो एडिशनल जो आउटकम थी वो उन्होंने उसमें डाल दिया, ऐड कर दिया। तो कुल मिला के बात ये हुई कि इन्होंने जो स्लीडन और स्वान ने मिलकर कंबाइंडली एक थ्योरी दी गई, उस थ्योरी को नाम दिया सेल थ्योरी। तो उसमें सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी, आपकी ये चीज थी कि जो आपकी जितने भी, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, वो सभी के सभी किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेल में जो कुछ भी घटित होता है वो आपकी बॉडी में शो होता है। मतलब कोई भी फंक्शंस को करने के लिए आपको उस सेल के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। सेल में आपकी डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शंस, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे दूसरी और भी रिएक्शन क्यों ना हो, वो आपकी सेल में कंटिन्यूअसली चलती रहती है और वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सेल में जो कुछ होगा वो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। सेल जो करेगी वही आपकी बॉडी करेगी। तो ये सेल थ्योरी थी, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इस सेल थ्योरी में कुछ कमियां थी। इस सेल थ्योरी में ये बताया गया था कि जो आपकी सेल जो होती है वो आपकी क्रिस्टलाइजेशन मैकेनिज्म से बनती है, या फिर जो आपकी सेल जो होती है वो न्यूक्लियस से बनती है। दो चीजें कही थी, दोनों ने अलग अलग कही थी। स्लीडन ने बोला था कि जो सेल जो बनती है आपके न्यूक्लियस से बनती है, अकेला न्यूक्लियस उसमें इन्वॉल्व होता है सेल के लिए। वहीं स्वान ने बोला था कि सेल आपकी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से बनती है। इसमें एक और कमी थी इस थ्योरी में, एक और कमी थी इस थ्योरी में, बताया गया था जो आपकी सेल है वो उसमें एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन वाउचेरिया और राइजोपस में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो ये थ्योरी फेल हो गई वहां पर। ओके, फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए आर विर्चो, उन्होंने इस थ्योरी को फेल किया था। फेल नहीं कह सकते, इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया था, इसको संशोधित किया था कि उन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला कंसेप्ट इसमें ऐड करके मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सेल थ्योरी या सेल प्रिंसिपल डेवलप किया। उन्होंने बताया कि जो सेल जो डेवलप होती है, सेल जो बनती है आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल डिवीजन के थ्रू बनती है। आपकी जो सेल है प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होती है, जो पहले से अवेलेबल जो सेल है उससे बनती है, हवा में नहीं आती, किसी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से नहीं बनती है, ये बनती है सिमिलर डिवीजन प्रोसेस से, जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन प्रोसेस। हालांकि कुछ और चीजें भी इसमें बताया गया, फिर बाद में धीरे धीरे करके नए नए कह सकते हैं कि डिस्कवरी होती चली गई, बहुत सारे मॉडर्न कंसेप्ट भी आ गए। फिर बाद में कुछ चीजों को बोला गया कि इन चीजों पर सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। किन पर एप्लीकेबल नहीं होती सेल थ्योरी? जैसे वायरस के ऊपर सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। वायरस ना तो जीवित होता है ना ही मृत होता है, ना लिविंग कैटेगरी में रख सकते हैं ना ही नॉन लिविंग कैटेगरी में रख सकते हैं। ये इसका जो लाइफ होती है वो डिपेंड करती है होस्ट के ऊपर, क्योंकि वायरस में अगर देखें, बात करें तो जो सेल थ्योरी को प्रूफ करने के लिए जरूरी होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेल थ्योरी की बात कर रहे हैं उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है। सपोज इस पेन के ऊपर सेल थ्योरी अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इस इस पेन में साइटोप्लाज्म होना चाहिए, इस पेन में प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, इस पेन में एक आपका न्यूक्लियस होना चाहिए, तभी तो आपका जो आपकी सेल थ्योरी एप्लीकेबल होगी। वायरस में इस तरह का प्रोटोप्लाज्म होता नहीं है, इस तरीके का प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, तो जहां प्रोटोप्लाज्म नहीं है वहां पर ये थ्योरी फेल हो जाती है। तो वायरस में ये थ्योरी फेल हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें को याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो मैंने बात बताई, आर विर्चो साहब ने जो बोला था सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इस तरीके से वही चीज बताई गई। यहां पर ये आपकी मदर सेल है और मदर सेल डिवाइड होके आपकी टू सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और इसमें से फिर आगे चलकर ये सेल डिवाइड भी होगी, फिर से आपकी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर ये प्रोसेस चलती रहती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब सेल के कंपोनेंट्स पर आते हैं, सेल्स के पार्ट्स पर बात करते हैं। तो हमने देख लिया सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और प्रोटोप्लाज्म इसका मेन पार्ट होता है। अगर दोस्तों यदि हम बात करें कि सेल में क्या क्या होता है, सेल को अगर हम पूरा डिवाइड करके देखें तो हम पाएंगे कि सेल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, आपका प्रोटोप्लाज्म होता है। हालांकि और भी कंपोनेंट्स रहते हैं इसमें, जो इसको कह सकते हैं कि आपकी जो कह सकते हैं कि आपकी सेल के लिए जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। कौन कौन सी?
सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो यहां पर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो यहां पर अगर देखेंगे तो सेल में क्या होगा, अगर सेल के बारे में बात करें तो सेल जो है आपकी किससे मिलकर बनी है, सेल वॉल। देखिए शुरुआत से क्लासिफिकेशन देखते हैं, सेल किससे बनी हुई है दोस्तों, अगर हम बात करें सेल, सेल वॉल और आपके साइटोसोम से बनी होती है। किससे बनी होती है दोस्तों, साइटोसोम। मतलब सेल के दो कंपोनेंट, एक सेल वॉल, साइटोसोम। हालांकि सेल वॉल आपके एनिमल सेल में नहीं होती। किसमें नहीं होती दोस्तों, एनिमल सेल में नहीं होती। तो यहां पर अगर प्लांट एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे तो सीधा साइटोसोम पे आ जाएंगे। तो सेल कंपोज्ड ऑफ साइटोसोम एंड साइटोसोम डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। अगर हम बात करें साइटोसोम को अगर डिवाइड करें तो आपका साइटोसोम जो है आपका प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। ओके, तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, सेल, सेल, साइटोसोम, साइटोसोम, प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। और जो प्रोटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना होता है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। प्रोटोप्लाज्म को अगर देखें तो प्रोटोप्लाज्म आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दो चीजों से मिलकर बना होता है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दो चीजों से मिलकर बना होता है। अब साइटोप्लाज्म में भी दो चीजें होती है। अगर आप बात करें दोस्तों साइटोप्लाज्म को, अगर बेसिकली अगर हम बात करें कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या हो सकता है, साइटोप्लाज्म में भी कुछ होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं डिवीजन को लेकर चल रहे हैं, पूरा डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो साइटोप्लाज्म में भी दो चीजें होती है। एक हेलोप्लाज्म होता है। अगर साइटोप्लाज्म को देखें तो मैं देखिए यहां पर इस पूरे को एक काम करते हैं, इसको हम यहां से देखते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों यहां पर अगर देखें सेल के बारे में बात करें, सेल, तो सेल कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, सेल वॉल, yes, and another one is that cytosome. Okay, cell wall and cytosome. Then यदि बात करें फिर उसके बाद cytosome divided into two categories या two components. Cytosome divided into two components, cell membrane and protoplasm. Okay, तो सेल, नॉर्मल सेल बात करें तो सेल वॉल और ये आपका साइटोसोम, यस, और यहां पर सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन आपको पता है, सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन एवरी सेल। किसी भी टाइप की सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंगाई हो या फिर प्लांट हो या फिर कोई एनिमल हो, हर सेल में ये आपको अवेलेबल रहेगी, हर सेल में मिलेगी आपको। किसी भी सेल में देख लीजिए, चाहे आपको प्लांट सेल देखना हो, चाहे एनिमल सेल देखना हो, किसी भी सेल में, किसी भी सेल में मिलेगी। और यदि हम इसको बात करें, इसके अगर कंपोनेंट्स को देखें, कंपोनेंट्स देखें, अगर बात करें इसके कंपोनेंट्स को देखें दोस्तों, तो कंपोनेंट्स आर सिमिलर, सिमिलर कंपोनेंट्स रहेंगे। जैसे हम बात करें ये किससे बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखें तो सेल मेम्ब्रेन आपके प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट इनसे मिलकर बनी होती है। ओके, ये सेल वॉल जो होती है प्रेजेंट या कह सकते हैं एब्सेंट, लिख दें इनको तो ज्यादा अच्छा है, एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होती है दोस्तों, एब्सेंट होती है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया में आपको मिलेगी, फंगाई में आपको मिलेगी और प्लांट सेल में तो मिलती मिलती है। प्लांट सेल में ये मेनली सेलुलोज से बनी होती है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया में ये आपकी बेसिकली आपकी देखें पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। और फंगाई में ये बेसिकली अगर देखें तो काइटिन से बनी होती है। किससे दोस्तों, काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो ये जनरल चीज जो मैंने आपको बताई आप देख सकते हैं यहां पर, सेल वॉल, साइटोसोम, साइटोसोम कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म कंपोज्ड ऑफ टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, वन इज दैट साइटोप्लाज्म
एंड अनदर वन इज दैट न्यूक्लियस। यस, तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दोनों मिलकर, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। मतलब दोनों प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा होते हैं। यस, प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा कौन होता है? मतलब प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना होता है। किससे? आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक कह सकते हैं कि सेमी सॉलिड या कह सकते हैं थिक विस्कस टाइप का एक तरीके का लिक्विड होता है। इसमें वाटर होता है। मेनली क्या होता है इसमें? वाटर होता है। वाटर के अलावा भी इसमें और ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं और यहीं पर इसी पार्ट में आपके ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपका साइटोप्लाज्म होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें तो हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। हेलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। तो यहां पर अगर देखें हेलोप्लाज्म में क्या होते हैं आपके, जो सेल के कह सकते हैं कि व्युत्पन्न कह सकते हैं, सेल के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, सेल के प्रोडक्ट होते हैं, वो उसमें होते हैं। जैसे रिजर्व प्रोडक्ट्स, रिजर्व प्रोडक्ट में आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स ये सब मिलेंगे। सीक्रेटरी सब्सटेंसेस, सीक्रेटरी सब्सटेंसेस और कुछ एक्सक्रेटरी सब्सटेंस भी यहां पर मिलेंगे आपको। तो ये क्या? हाइलोप्लाज्म का पार्ट होता है। अब आते हैं ट्रोफोप्लाज्म पर। तो ट्रोफोप्लाज्म में बेसिकली क्या होते हैं? आपके सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं। कौन होता है दोस्तों? सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं। किसमें? ट्रोफोप्लाज्म में। तो सेल्स के जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सब किसमें आएंगे? आपके ट्रोफोप्लाज्म में। यहां पर जगह नहीं है, मैं यहां पर मेंशन करना चाहता हूं इसको। ठीक है, देखिए ट्रोफोप्लाज्म में ये अगर बात करें तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। तो यहां पर लिख सकते हैं ट्रोफोप्लाज्म मतलब ऑर्गेनेल्स। तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में मिलेगा आपको। प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में मिलेगा। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड मेनली किस में मिलते हैं? प्लांट सेल में। प्लास्टिड किस में मिलते हैं? प्लांट सेल में। ओके। गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है आपका दोस्तों, ये दो तरह का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखें, ये टू टाइप का होता है। दोनों टाइप सेल में प्रेजेंट रहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके। तो यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? बेसिक काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है? लिपिड एंड फैट सिंथेसिस। यस, तो ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको रफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम मिलते हैं। दोस्तों यहां पर अगर हम देखें राइबोसोम के बारे में अगर थोड़ा सा बोले, क्योंकि नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स में आपको राइबोसोम ही दिखने जा रहा हूं यहां पर नीचे। राइबोसोम और सेल में पाए जाने वाला ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो कि नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता। जितने भी ऑर्गेनेल रहते हैं, ज्यादातर ऑर्गेनेल्स 99% मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं, स्पेशली किसमें? आपके प्लांट और एनिमल सेल में। लेकिन राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ये दूसरे ऑर्गेनेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा राइबोसोम आपके साइटोप्लाज्म में भी फ्री भी प्रेजेंट हो सकता है, फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, सेंट्रियोल। ओके।
और इसके अलावा भी आपकी बॉडी, आपके यहां पर अगर बात करें, कुछ आपके माइक्रोफिलामेंट्स या कह सकते हैं साइटोस्केलेटन टाइप के ऑर्गेनल्स भी रहते हैं। इनको हम साइटोस्केलेटन यहां पर मेंशन कर देता हूं, जगह नहीं है, साइटोस्केलेटन, ये भी आपके ऑर्गेनल्स का पार्ट है। तो दोस्तों यहां पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं और डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस करते हैं, डिफरेंट टाइप की प्रोसेस करते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। कौन से रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन उसको नहीं बोलते जो हम लेते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, अंदर लिया O2 बाहर निकाला CO2, ये रेस्पिरेशन नहीं होता। रेस्पिरेशन क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है और एटीपी बनता है। उस प्रोसेस को बेसिकली क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो यहां पर रेस्पिरेशन करता है दोस्तों, ये यहां पर रेस्पिरेशन करता है। और यदि हम यहां पर देखें रेस्पिरेशन के थ्रू क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। एटीपी क्या होती है दोस्तों, एनर्जी करेंसी होती है। इसी कारण इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पावर हाउस ऑफ सेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा। अब उसके बाद आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड आपके स्पेशली प्लांट सेल में मिलते हैं और तरह तरह के प्लास्टिड होते हैं। जैसे आपके एक ल्यूकोप्लास्ट, अगर हम बात करें बेसिकली प्लास्टिड को अगर देखें तो प्लास्टिड के अगर टाइप्स पर बात करें दोस्तों यहां पर, तो दो तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, और दूसरे क्या होते हैं आपके, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कैसे, जो कलर वाले होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, कलरलेस। तो यहां पर जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो तरह तरह के होते हैं आपके, अगर देखें रोडोप्लास्ट रेड कलर के, फ्यूप्लास्ट ब्राउन कलर के, और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के। जिस क्लोरोप्लास्ट में आपका फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, वह प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन और CO2 की प्रेजेंस में आपका जो कह सकते हैं कि आपका जो फूड प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। इसलिए ये प्रोडक्शन कहां पर होता है, प्लास्टिड में होता है। कौन से प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें होता है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट में। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ अवर सेल बोला जाता है। किचन का सेल बोला जाता है किसको, क्लोरोप्लास्ट को। तो दोस्तों ये जनरल चीजें थी, वो मैंने आपको बताई, ये क्या क्या है। अब उसके बाद न्यूक्लियस को भी देखते हैं कि न्यूक्लियस में क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने देखा कि आपका जो आपका ट्रोफोप्लाज्म है उसमें ऑर्गेनल्स होते हैं। ट्रोफोप्लाज्म जो आपका, ट्रोफोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का एक और पार्ट था आपका, अगर आप देखें इसको, अगर हम बात करें तो यहां पर हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म में आपका रिजर्व मटेरियल और सीक्रेटरी मटेरियल था। इस तरीके से रिजर्व मटेरियल, सीक्रेटरी मटेरियल और एक्सक्रेटरी मटेरियल, दिस इज द पार्ट ऑफ हाइलोप्लाज्म। और यदि हम बात करें दोस्तों यहां पर थोड़ा सा और देखें, थोड़ा सा और बात करें तो यहां पर अगर देखेंगे कि जो आपका ट्रोफोप्लाज्म है वो ऑर्गेनल्स आते हैं। अब बात करें हम दोस्तों न्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट का नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा होता है दोस्तों, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या हो सकता है वो हम देख सकते हैं यहां पर। न्यूक्लियस में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ओके। और न्यूक्लियस में इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी होता है। और अगर हम देखें क्रोमेटिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियस का काम होता है, न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम के फॉर्म में, और डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में ये इसकी जो सूचना है या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ट्रांसफर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो यहां पर न्यूक्लियस में क्या क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, न्यूक्लियोलस मिलेगा, क्रोमेटिन मिलेगा। ये सभी के सभी कंपोनेंट किसके, न्यूक्लियस के पार्ट होते हैं। ये यहां से अगर कह सकते हैं कि सेल डिवीजन में इनिशिएशन, शुरुआत कहां से होती है, न्यूक्लियस से होती है। तो मतलब कहने का मतलब है ये ब्रेन ऑफ दी सेल है, सेल का ब्रेन है, हेडक्वार्टर है, एक तरीके से कंट्रोलिंग है यहां से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्रोमोसोम होते हैं,
और हम बात कर रहे थे जो सेल थ्योरी में हमने देखा कि इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा रही थी, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर हो रही थी, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस में आपका डीएनए मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। यही क्रोमोसोम मदर सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफर होते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।